यहाँ के दलित समाज के एजेंडा पर तो ये सब है ही नहीं, खाली नौकरी है। नौकरी अब खत्म हो रही है और सबको जो है सिर्फ एमएलए एमपी बनना है। भाई अच्छा वकील बनोगे तो जज भी बनोगे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, पत्रकार भी बनोगे। कहीं देखा ये एजेंडा, कहीं मांग है? ये दलित समाज सिर्फ पूना पैक्ट जगजीवन बाबू को गाली देने में और कांग्रेस को गाली देने में खाली खत्म कर लिया। बाबा साहब को पढ़ता भी नहीं है ना ठीक से, दिक्कत ये। भाई साहब, बाबा साहब सिर्फ आंदोलन नहीं करते थे, वो ज्ञापन देते थे, मेमोरेंडम देते थे, बोरो कमीशन, साइमन कमीशन, हमें ये राइट्स मिलने चाहिए, कैबिनेट मिशन, तमाम जगह जाके वो पुनः जो गोलमेज सम्मेलन अपनी बात रखते थे, अधिकार की बात करते थे। ये कहते थे कि मैं पूरे देश पे कब्जा कर लूंगा, शासन चला लूंगा। मैं यही सवाल कर रहा हूं कि ये जो परसेप्शन गढ़ती रही मायावती, एक बार तो मुख्यमंत्री बन गई, आप ताकतवर मुख्यमंत्री के तौर पे जानी गई, फिर भी दलित समाज के लिए या दलित समाज की राजनीति के लिए आपने वो सब कुछ क्यों नहीं किया? आप कैसे फिर अंधेरे अंधेरे रास्ते में चले गए, डेड एंड पे चले गए, जहां आपको आंदोलन से परहेज है, आंदोलन से डर लगता है, आपको आपको लड़ने से डर लगता है, और आप अपना नायक भी चुनते हैं, अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं तो अपने भतीजे को चुनते हैं जिसके संघर्ष की कोई कहानी नहीं है। कांशीराम जी ने आपको चुना था, एक संघर्षशील नेता के तौर पे आपको देखा था। तो ये मायावती क्या कांशीराम की राजनीति को तो खत्म कर ही रही है, दलित राजनीति को नहीं बहुत नुकसान पहुंचा रही है? मनुस्मृति कहता है कि शूद्रों के पास धन नहीं होना चाहिए, टूटे बर्तन में खाने चाहिए। तो तबीयत से सब बेच बाच के निजीकरण हो जाएगा, उसके बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसके बाद दलित समाज जो है टूटे बर्तन में फिर चला जाए कि नौकरी पेशा करने वाला वर्ग ही समाप्त हो जाएगा। तो न दलित समाज के पास जमीन है, न बिजनेस है, कुछ भी नहीं। तो ये राजनीति किस दिशा में ले जा रहा है, इसमें चिंतन मनन करने की जरूरत है। क्या इस देश में दलित लोग मिलकर 272 सीट जीत लेगा? सवाल ये है ना। तो हमारा समाज जो है, दलित समाज और नेता जो है, अनरियलिस्टिक ड्रीम पाले हुए हैं। इस चक्कर में पिटाई भी हो रही है खूब बढ़िया से, इस चक्कर में हकमारी भी हो रही है। नौकरी, कोई आंदोलन देखा है आपने नौकरी को लेकर, शिक्षा को लेकर? दलित राजनीति अभी कहीं कुछ नहीं, सब अपना अपना सीट एडजस्टमेंट को लेकर परेशान है। कोई आंदोलन है, कोई मूवमेंट है? दलित लोग अब ये मान चुका है कि हम 100% सत्ता हासिल करेंगे और जब तक नहीं होगा तब तक जो है वो भी गवा देंगे। देख रहे हैं राजा पिछड़े हो गए, लेकिन वो किस तरह क्या करेंगे? दलित और पिछड़े के कंधों पर जो मनु राष्ट्र चढ़ कर आएगा, पालकी लेकर आएगा। ये बेसिक बात है। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दलित राजनीति को लेकर के। हालांकि दलित राजनीति को लेकर के कोई ऐसी खबर नहीं है जिसपे एक स्पेशल प्रोग्राम करने का अवसर हो, लेकिन जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली और जो कहा गया कि सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है, छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है वो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हमने जो है आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया है, मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया, तो लग रहा था कि राजस्थान में कोई दलित मुख्यमंत्री लेकर के आएंगे। दलित मुख्यमंत्री लेकर के नहीं आए, लेकर के आए ब्राह्मण मुख्यमंत्री, लेकिन साथ में उन्होंने लगा दिया है दलित उप मुख्यमंत्री। तो दलित राजनीति जो है ये आज से नहीं, लंबे समय से बात की जा रही है। मैं कहूँ कि आज़ादी के पहले से बात की जा रही है। हालांकि दलित और पिछड़ों के लिए लड़ाई जो है वो शाहू महाराज हों या सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले हों, या साउथ में पेरियार हों, या अंबेडकर साहब हों, वो लगातार लड़ाई चल रही है। और जो संविधान लिखा गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि पिछड़े समाज के लिए, स्त्रियों के लिए, तमाम नागरिकों के लिए जो है जो अधिकार दिए गए वो अपने आप में अद्भुत है। लेकिन दलित समाज को लेकर के लगातार एक चिंता बनी रही। अस्पृश्यता कानून जैसे बना, दलितों को लेकर के बहुत सारी चीजें बनी, लेकिन आज भी दलित जो है हमारे समाज में मुख्य धारा वाली जो एक चेतना होती है या मुख्य धारा जो व्यवहार होता है उसमें दलित समाज अभी तक नहीं आ पाया है। अक्सर खबरें आती है कि दलित समाज के लोग जो है वो शादी के समय घोड़ी पे चढ़ना चाह रहे थे, मंदिर जाना चाह रहे थे, उनको नहीं घुसने दिया गया। और आप देखें कि राष्ट्रपति तक दलित तो बन गए, लेकिन हाल में रामनाथ कोविंद जो थे वो जब मंदिर गए तो उनको प्रवेश नहीं दिया गया। कई ऐसी चीजें हैं जहां दलितों के साथ अब भी भेदभाव है। संविधान हमने भले 75 साल पहले लिख लिया कि लिंग
धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन भेदभाव मौजूद है। तो दलित जो राजनीति थी, वो जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ शुरू हुई, एक तरह से समझिए आज़ादी के बाद की बात करें तो, और उसके बाद जगजीवन राम जी का नाम आया, फिर कांशी राम बहुत महत्वपूर्ण हुए। कांशी राम से बात होती हुई रामविलास पासवान, और जो है ये मायावती, बहन मायावती, और मायावती के बाद जब चिराग पासवान है, उनके भतीजे आनंद प्रकाश है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। तो दलित राजनीति जो है कैसे चली, कहाँ चलना था, कहाँ जाना था उसको, और कहाँ पहुँच गई, किधर जा रही है, आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है प्रोफेसर रतन लाल, जो हमारे समाज के चिंतक हैं और खास करके दलित वंचित विमर्श में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। उनका जो डिजिटल चैनल है अम्बेडकर नामा, उस पर लगातार इस तरीके की बातें करते रहते हैं, और जो एक जन चेतना है, जन अवेयरनेस है, उसको लेकर के काम कर रहे हैं। और इस बात को लेकर के वो जेल तक जा चुके हैं। प्रोफेसर साहब को जेल भी भेज दिया गया कि भाई आप गलत बात कर हिरासत रहे हैं। में रहा, जेल नहीं गया, हिरासत में रहा है। हिरासत में रहा, बिल्कुल। हिरासत में रहा तो आमतौर पे आम बोलचाल में हम लोग उसको जेल ही मान जेल ही लेते हैं। कहते आपको जी कम से जी। कम परेशान करने की कोशिश तो की गई। वो बहुत ठीक सारे है, आप केसेस बहुत हैं। अवेयर है कानून को लेकर के, अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के, मौलिक अधिकार को लेकर के, इसलिए आप लड़ लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बेचारे जो है, वो 2 दिन तक थाने में बैठे रह जाते हैं, हमने ये भी देखा है। तो मैं आपसे पहला सवाल तो यही करूँगा, आपका स्वागत करने के साथ-साथ, कि आपका तो पहले स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया अ, शुक्रिया। जी, सबसे पहला सवाल यही है कि ये जो दलित राजनीति है, उसका उसका लक्ष्य क्या था? देखिए, अभी तो अगर मैं महाराष्ट्र से इधर थोड़ा फ़ैमिलियर हूँ और दक्षिण भारत से ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं हूँ कि दक्षिण भारत जाना-आना कम होता है। जी। नहीं, दक्षिण तो भारत में जो हुआ, दक्षिण भारत में ज़्यादातर वो दलित पिछड़ी दोनों राजनीति को लेकर के चीज़ें हाँ, हुई। हाँ, हाँ। लेकिन हमारे इधर वाले पार्ट में दलित राजनीति की पूरी एक धारा, ये कहिए नदी, या कहिए कई नदियाँ निकली। नहीं तो उसमें अभी जो है मिला-जुला के दलित राजनीति कुछ नहीं है। उसका कोई मतलब नहीं है, कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है, ना कोई दबाव नहीं है। और मैं कहूँ तो कांशीराम जी का जो सोशल इंजीनियरिंग था, जो अम्बेडकर बात को उन्होंने ज़मीन पर उतारा था। बाबा साहब 1948 में जब लखनऊ में कह रहे थे कि दलित और पिछड़ों में शादी-ब्याह हो ना हो इसमें मेरे इंटरेस्ट नहीं है। कौन कहाँ खाना खाएगा इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन राजनीतिक सत्ता अपने हक-हकूक को प्राप्त करने के लिए ये दोनों एक न हो इसका कोई कारण नहीं दिखता है। ठीक है जी? तो उसको कांशीराम जी ने ज़मीन पर उतारा एक हद तक कह रहा हूँ। लेकिन वो सोशल इंजीनियरिंग जो कांशीराम जी ने किया था, अब बीजेपी उसमें मास्टर हो गई है, आरएसएस मास्टर हो गया है। और आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में किस तरह, छत्तीसगढ़ में किस तरह, यहाँ राजस्थान में भी एक मुख्यमंत्री दलित समाज से बनाया है। यहाँ ब्राह्मण कोई हल्ला नहीं कर रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूँगा, मैं ये मंत्री बनूँगा, मैं वो मंत्री बनूँगा। राष्ट्रपति हैं आदिवासी, प्रधानमंत्री पिछड़े कहते हैं। तो सारे शीर्ष पदों पर जो है, इन्हीं समुदाय के लोगों को बैठाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है भारत के इतिहास में। अगर आप धर्मशास्त्र या पढ़ेंगे पूरा प्राचीन भारत, तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मण का काम पढ़ना-लिखना है, यज्ञ करना है, क्षत्रिय का काम राजपाट चलाना है, वैश्य का काम प्रोड्यूस करना है और शूद्र का काम सेवा करना है। लेकिन आप दृष्टिपात करें, तो क्या सारे राजा क्षत्रिय हुए थे यहाँ पे? नहीं हुए थे, है ना? कुछ वैश्य भी हुए, कुछ शूद्र भी हुए, नंद तमाम ऐसे सम्राट अशोक, मौर्य वंश, कोई क्षत्रिय तो था नहीं। तो इसके पीछे का लॉजिक समझिए क्या है? लॉजिक ये है कि राजा तो कोई भी बन सकता है, लेकिन आदर्श राजा कौन है? जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करे। बात समझ रहे हैं? ये पूरा इसलिए इतिहास पढ़ना ज़रूरी होता है, कि आदर्श राजा वही है, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करे और जो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता है, उसको जाके देखिए साहित्य में कितनी गालियाँ पड़ी हैं। तो चाहे मुसलमान राजा हों, चाहे अंग्रेज आए, सामाजिक व्यवस्था में जो व्यवस्था चल रही है उसमें हेर-फेर नहीं होना चाहिए। राजा भले शूद्र बन जाए, मुसलमान बन जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मुगल काल में भी सब सिस्टम ठीक चलते रहा। अब अंग्रेज जब आए आईपीसी लेकर आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड और तमाम आईपीसी, सीपीसी, तब उनके खिलाफ यहाँ के ब्राह्मणों का विद्रोह हुआ कि एक
जो है अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब अंग्रेज कह रहे हैं कि एक ही प्रावधान होगा। अगर किसी ने मर्डर किया है तो ब्राह्मण को भी फांसी लगेगी, और अंग्रेज ने किया है उसको भी फांसी लगेगी। तो ये समझिए पहला एटम बम था भारत के पूरे कानून व्यवस्था पर। इसको मैं ऐसे देखता हूँ, जी। ये आईपीसी और सीआरपीसी पहला एटम बम था। आरएस ब्राह्मण या आरएसएस के जो थिंक टैंक है, और उसको इस बात के लिए मैं दाद देता हूँ, समझते हैं कि जैसे बीजेपी को पहले कहते थे ब्राह्मण बनिया की पार्टी, लेकिन धीरे धीरे मंडल के बाद, और ये बहुत पहले से ये बात हम लोग कहते आ रहे हैं कि वो राजा किसी को बना सकता है, राजा किसी को बना सकता है, शर्त ये है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन। तो यहाँ आप देख रहे हैं राजा पिछड़े हो गए, लेकिन वो किस तरह क्या करेंगे, दलित और पिछड़े के कंधों पर जो मनु राष्ट्र चढ़ कर आएगा, पालकी लेकर आएगा, ये बेसिक बात है। अब आइए दलित राजनीति पे। दलित राजनीति अभी कहीं कुछ नहीं, सब अपना अपना सीट एडजस्टमेंट को लेकर परेशान है। कोई आंदोलन है, कोई मूवमेंट है। दलित लोग अब ये मान चुका है कि हम 100% सत्ता हासिल करेंगे, और जब तक नहीं होगा तब तक जो है वो भी गवा देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं? जी। ये पूरा जब हुकूमत कर लेंगे तब सब ठीक करेंगे, अन्यथा जो भी अभी तक संविधान से मिला हुआ है वो सब गवा देंगे। ये दलित राजनीति और समाज की समझ होगी। मुझे बहुत गालियां पड़ती है कहने पे। कल भी एक प्रोग्राम में था, तो वहां पे बोला कि हम लोग जिंदगी भर वोट देते रहेंगे, तो उनकी नहीं, 131 सांसद रिजर्व है, वो तो रहेंगे ही ना। सरकारी नौकरी आपके भले भले चली जाए, आपके स्कूल बंद हो जाए, हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो, रोजगार नहीं मिले, लेकिन तब भी विधानसभा और लोकसभा में आपके आरक्षण बने रहेंगे। तो अगर मान लिया कि उसी पे दबाव बनाओ, एजेंडा सेट करो कि हमारा ये एजेंडा है, तो वो सेट नहीं करेंगे, तो क्या इस देश में दलित लोग मिलकर 272 सीट जीत लेगा? सवाल ये है ना। तो हमारा समाज जो है, दलित समाज और नेता जो है, अनरियलिस्टिक ड्रीम पाले हुए हैं। इस चक्कर में पिटाई भी हो रही है खूब बढ़िया से, इस चक्कर में हकमारी भी हो रही है। नौकरी, कोई आंदोलन देखा है आपने नौकरी को लेकर, शिक्षा को लेकर? अब नेता ही जब कहने लगे, रामविलास पासवान आंदोलन करते थे कि नहीं करते? कांशी राम आंदोलन करते थे कि नहीं करते थे? बाबा साहब आंदोलन करते थे कि नहीं करते थे? दलित राजनीति जो करते हैं, उनको जाके कम से कम अपने नेताओं का ही इतिहास पढ़ लेना चाहिए। आजकल कहीं कोई आंदोलन आपने देखा है? रोजगार के सवाल को लेकर, अस्मिता के सवाल को लेकर, सुरक्षा के सवाल को लेकर कोई देखा है? क्या साहब कह रहा है कि मैं हुक्मरान बन जाऊंगा तब हम देश में सब ठीक कर लेंगे। अब किसी पार्टी के एजेंडे पर दलित एजेंडा है ही नहीं। कोई वोट भी नहीं मांगने जाता है। एक आध एमएलए भी बना दिया तो ये पता है कि भाई जाटव को टिकट देंगे तो कुछ जाटव वोट इधर से आ जाएगा, इधर पूरा बीजेपी का जो कोर वोटर है ही उसको जितवा लेंगे। तो अब दलित समाज जो है ना, अपने अब लीडर से डीलर पर आ गया। डॉक्टर अंबेडकर, कांशीराम, ये लोग लीडर थे। रामविलास भी लीडर थे, लेकिन बाद में उनकी अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से वही फिर डीलिंग वाले में चले गए बीजेपी के साथ। तो जो दलित राजनीति का रास्ता एंड बीजेपी के साथ होता हो, तो समझ लीजिए कि दलित समाज का क्या भला होगा। राजनीति का मतलब सिर्फ नहीं, ये नहीं मैं समझता हूं कि सिर्फ एमएलए एमपी बनाना, मिनिस्टर बना। समाज कितना सशक्त हुआ, ये मेरे लिए राजनीति के मायने। अब समाज बताए क्योंकि सशक्त हुआ है, ये पीछे गया है, जो मिला था वो खो गया या बचा हुआ है, ये तो समाज बताए। भाई दलितों का मिडिल क्लास बना था सरकारी नौकरी से। इन्हीं सरकारी बाबुओं ने जो है ना सबको चंदा भी दिया, दलित राजनीति करने वालों को चंदा दिया, सारे संगठनों को चंदा दिया। और मनुस्मृति कहता है कि शूद्रों के पास धन नहीं होना चाहिए, टूटे बर्तन में खाने चाहिए। तो तबीयत से सब बेच बाच के निजीकरण हो जाएगा, उसके बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसके बाद दलित समाज जो है टूटे बर्तन में फिर चला जाए कि नौकरी पेशा करने वाला वर्ग ही समाप्त हो जाएगा। तो न दलित समाज के पास जमीन है, न बिजनेस है, कुछ भी नहीं। तो ये राजनीति किस दिशा में ले जा रहा है, इसमें चिंतन मनन करने की जरूरत है कि आपके लोग ही जब भूमिहीन हो जाएंगे, खेतिहर मजदूर हो जाएंगे, तो आपकी राजनीति भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको वोट देने वाले लोग नहीं रहेंगे। और यदि
24 में बीजेपी रिपीट करेगी तो कौन सा संविधान चलेगा नहीं चलेगा, अभी भी वैसे आधा किस तरह से चल रहा है आप सब देख ही रहे हैं, है ना। एक ही चीज के लिए दो लोगों के लिए दो तरह के प्रावधान होती है। अगर विपक्षी है तो तुरंत सीबीआई, ईडी, पुलिस, सीबीआई सब पहुंच जाता है, इनकम टैक्स। और यही नूपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस सुरक्षा देती। आप हेट स्पीच करें तो सुरक्षा देगी, मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए दलित राजनीति का भी मैं फिलहाल कोई भविष्य मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब तक आंदोलन नहीं होगा, वाजिब मुद्दों पर आप लड़ेंगे नहीं, लोगों को आंदोलित नहीं करेंगे। ट्विटर ट्विटर खेल के राजनीति होता है। ट्विटर एक साधन है, एंड नहीं है। इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। अब जब हम अंबेडकर साहब की बात करते हैं तो अंबेडकर साहब ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, देश के भीतर भी, अपने समाज के भीतर भी, और देश के बाहर के लोगों के साथ भी। और फिर जो है संविधान में वो अधिकार मिला, जिस अधिकार को आज पा करके लोग जो है धन्य तो है, उसका लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये अधिकार कैसे मिला और ये अधिकार कैसे बचा रहेगा। ये दो महत्वपूर्ण पहलू जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं, सब लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैं तो कहूँ कि वो तमाम स्त्रियां नहीं समझ पा रही हैं, तमाम वर्गों के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं जो गरीब है, कि भाई ये गरीबी जो है, जब तिलक कहते थे कि शिक्षा भी सिर्फ समृद्ध ब्राह्मणों के लिए हो, स्त्रियों के लिए न हो, तो वो तो सबके खिलाफ थे। लेकिन वो जो है बीजेपी के लिए जो है वो नायक है। तो मैं एक बात कहूं कि जो अंबेडकर साहब ने किया और उसके बाद कांसे राम में दिखाई पड़ती हो बात, रामविलास पासवान को भी मैं बहुत उस तरीके का नेता नहीं मानता हूं जो आंदोलन करते आए और आंदोलन को कुछ एक नया स्वरूप दिया। वो एक जो है मौसम विज्ञानी वाली राजनीति फिर उन्होंने जेपी के साथ पकड़ लिया फिर, और वो एक जात विशेष के नेता बनकर के रह गए, वो पूरे समाज के नेता नहीं थे। अंबेडकर को मैं दलित समाज का नेता नहीं मानता हूं, अंबेडकर पूरे समाज के नेता थे, भारतीय समाज के नेता थे। और भले उनको आप जो है दलित सेक्शन में लोग बांट के रख देते हैं कि दलित नेता अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो दलित नेता थे, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। दलित नेता नहीं थे, पूरे भारतीय या कहिए मानवीय समाज के नेता थे। फिर आप बात आती है जगजीवन बाबू पे, तो जगजीवन बाबू ने कांग्रेस की राजनीति की और कांग्रेस की राजनीति के तहत जो उनको मिलता गया वो करते गए। फिर बात आती है, वो राजनीति मीरा कुमार पे आके खत्म हो जाती है। फिर एक राजनीति चली जहां पे कांसे राम जी चले, और कांसे राम जी ने फिर एक नई राजनीति खड़ी की, अंबेडकर से प्रेरणा ली और की, और लोगों को जगाया जो दलित समाज था। और वहां से फिर मायावती आती हैं, और मायावती फिर आकर के वो खत्म कर देती हैं। जो आपने आंदोलन की बात कही, तो आंदोलन ही उनको डर लगता है कि मैं जेल न चले जाऊं। वो ये भी कह देती हैं कि हमारे वर्कर जेल चले जाएंगे तो छुड़ाएगा कौन। अंबेडकर तो इस बात को लेकर के डरे नहीं। तो फिर मायावती ने इस तरह की जो रचना की, उसी लखनऊ में 1948 में पूना सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था और बहुत सैकड़ों लोग जेल गए थे। 1947 की बात कर रहा हूँ। तो मैं यही सवाल कर रहा हूं कि ये जो परसेप्शन गढ़ती रही मायावती, एक बार तो मुख्यमंत्री बन गई, आप ताकतवर मुख्यमंत्री के तौर पे जानी गई, फिर भी दलित समाज के लिए या दलित समाज की राजनीति के लिए आपने वो सब कुछ क्यों नहीं किया? आप कैसे फिर अंधेरे रास्ते में चले गए, डेड एंड पे चले गए, जहां आपको आंदोलन से परहेज है, आंदोलन से डर लगता है, आपको लड़ने से डर लगता है, और आप अपना नायक भी चुनते हैं, अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं तो अपने भतीजे को चुनते हैं जिसके संघर्ष की कोई कहानी नहीं है। कांसीराम जी ने आपको चुना था, एक संघर्षशील नेता के तौर पर आपको देखा था। तो ये मायावती क्या कांसीराम की राजनीति को तो खत्म कर ही रही है, दलित राजनीति को नहीं बहुत नुकसान पहुंचा रही है? देखिए, दलित समाज को सोचना पड़ेगा, नेता को छोड़िए। नेता तो समाज जैसा होगा, नेता वैसे ही बनेगा ना। समाज को सोचना चाहिए। पूरी ऊर्जा जो है ये दलित समाज सिर्फ पूना पैक्ट, जगजीवन बाबू को गाली देने में और कांग्रेस को गाली देने में खाली खत्म कर लिया। बाबा साहब को पढ़ता भी नहीं है ना ठीक से, दिक्कत ये। भाई साहब, बाबा साहब सिर्फ आंदोलन नहीं करते थे, वो ज्ञापन देते थे, मेमोरेंडम देते थे, बोरो कमीशन, साइमन कमीशन, हमें ये राइट्स मिलने चाहिए, कैबिनेट मिशन, तमाम जगह जाके वो पूना जो गोलमेज सम्मेलन अपनी बात रखते थे, अधिकार की बात करते थे। ये कहते थे कि मैं पूरे देश पे कब्जा कर लूंगा, शासन चला लूंगा। बात समझिए कि वो सबसे आर्गुमेंट करते थे। स्टेट एंड माइनॉरिटी उन्होंने मैनिफेस्टो अपना लिखा, उनको लगा कि अब संविधान सभा में हम नहीं जाएंगे, तो अस्पृश्यों की ओर से मैं कह रहा हूं उनको दलित का नेता मान के रखिए,
मैं तो ये यहाँ तक कह रहा हूँ, सर्व समाज में घालमेल हो जाता है। उन्होंने अस्पृश्यों के लिए स्टेट एंड माइनॉरिटी एक घोषणा पत्र लिखा कि मैं संविधान सभा में नहीं जाऊंगा तो कम से कम घोषणा पत्र में अपना दे दूं। और वो जो घोषणा पत्र आप पढ़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू जब आजादी के बाद पीएम बने तो वो घोषणा को लागू किया उन्होंने उस घोषणा पत्र से कि हम पब्लिक में जहां जरूरत होगा पब्लिक सेक्टर रखेंगे, जहां जरूरत होगा प्राइवेट सेक्टर रखेंगे। बाबा साहब का परिनिर्वाण जो है 56 में हो गया। उसके बाद बहुत सारे चीजों का राष्ट्रीयकरण हुआ, लैंड रिफॉर्म हुआ, दलितों के लिए स्कूल कॉलेज आईआईटी में जगह मिली। बाबा साहब तो नहीं थे तो लागू कौन कर रहा था? उसी एजेंडे को कमो मैं नहीं कह रहा कि वो घी की नदी बहना, समाज बदलने में टाइम लगता है, लेकिन उसी के बहाने बहुत लोगों को शिक्षा, रोजगार, बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, पीएससी बने तो लाखों लाख लोगों को नौकरियां। बिल्कुल भाई नेता तो 545 एमपी बन सकता है, सब दलित तो बन नहीं पाएगा, लेकिन नौकरी पेशा तो लाखों लोग कर सकते हैं, बिजनेस तो लाखों लोग कर सकते हैं। तो ये सारा जो है एजेंडा, उसके बाद मैं तो ये कह रहा हूं ना, कांशीराम जी का एक बड़ा आंदोलन था, लेकिन उसके बाद जो है ना दलितों में सिर्फ राजनीतिक चस्का ही लगा रहा है, राजनीतिक चस्का ही लगा रहा है कि खाली हमको एमएलए एमपी बनना है, गांव में रहेगा तो प्रधानी करना है, ब्लॉक में रहेगा तो एमएलए बनना है। बाबा साहब इंस्टीट्यूशन भी बना रहे थे ना, अखबार निकाल रहे थे, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी खोल रहे थे, संस्थाएं बना रहे थे। क्या कोई संस्था की बात होती है? कोई संस्था की बात नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब एक काम और अच्छा कर जाते, कहते कि भाई विधानसभा और लोकसभा में तो रिजर्वेशन हो ही गया है, अब दलितों की राजनीतिक पार्टी नहीं होनी चाहिए, बंद कर देना चाहिए, और उसी में हिस्सेदारी लो, और जितने एमएलए एमपी हो गए सब पे दबाव बनाओ कि देश के आर्थिक संसाधन में, सांस्कृतिक संसाधन में हमारी हिस्सेदारी हो। ठीक है, 131 उससे ज्यादा तो अगर मान लिया बीएसपी ही दलित पार्टी है तो 80 सीट पे तो नहीं लड़वा लेती है ना दलितों को। सही बात है? तो ये दबाव बनाना चाहिए, जीत के तो 131 ही जा रहा है, चाहे एक दो और बढ़ जाए, तो इस समाज का हकमारी जो हो रहा है वो हकमारी तो रुकता। आप देखिए अमेरिका के इतिहास में देखिए, ब्लैक्स जब दावेदारी किया, उन्होंने पार्टी थोड़ी बनाई, हल्ला थोड़ी किया, वहां ब्लैक कैपिटलिज्म है, स्पोर्ट्समैन है, हॉलीवुड में है। यहाँ के दलित समाज के एजेंडा पर तो ये सब है ही नहीं, खाली नौकरी अब खत्म हो रही है, और सबको जो है सिर्फ एमएलए एमपी बनना है। भाई अच्छा वकील बनोगे तो जज भी बनोगे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, पत्रकार भी बनोगे, कहीं देखा ये एजेंडा, कहीं मांग है, कहीं कोई इसके लिए आंदोलन है? तो टू मच पॉलिटिक्स हो गया है दलित समाज में, और मैं तो कहता हूं इतना चस्का ठीक नहीं है राजनीति का, इसका मिडिल क्लास खत्म होते जा रहा है। और पूरे दुनिया के इतिहास में आप जानते हैं जिसका मध्यम वर्ग होता है, जिसकी बुर्जुआजी क्लास होती है, मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, बुर्जुआ जिसका होता है, वही एजेंडा सेट करता है। यहाँ तो दलित समाज हमारे जैसे लोगों को गाली भी दे देगा जी। मैं डीपोलिटिसाइज नहीं कर रहा, आई एम वेरी मच पॉलिटिकल। पॉलिटिक्स का मतलब फिर चुनाव लड़ना नहीं होता है, एजेंडा सेट करना भी पॉलिटिक्स का हिस्सा ही। जी धनंजय जी। मैं ये कह रहा था कि जब संविधान में लोकसभा और विधानसभा की बात आई तो लोकसभा में 84 सीटें तय कर दी गई कि 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए होगी। 84 सीट बड़ा नंबर है, कोई छोटा नंबर नहीं है, और उस पर चुन करके आने वाले दलित समाज के लोग होंगे, बाहरी कोई होगा नहीं। बावजूद इसके जो एक बिंदु बनना चाहिए था, 84 कम नहीं होते हैं। आप अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में ही अगर दलितों का ध्यान रखते कि वो जो संविधान में लिखा हुआ है वो कैसे लागू हो, तो मुझे लगता है देश बदलने में काफी योगदान हो जाता उन लोगों का, और काफी कुछ बदल चुका होता। 84 लोकसभा सीट में है तो किसी पार्टी से जीत के आता है तो दलित ही ना वो, तो वो दलित अपने समाज के लिए क्यों नहीं कर पाया, उसमें आपको कहाँ भटकाव लगता है? हालांकि मैं एक इंटरव्यू कर रहा था उनसे, एक और जिक्र कर दूं, एक इंटरव्यू कर रहा था मैं डॉक्टर जो बीजेपी के नेता हमारे बिहार के हैं, देखिए मेरे नाम भूल, संजय पासवान जी। संजय पासवान जी ने कहा कि उनसे पूछा जो प्रमोद महाजन ने कि तुम दलितों में बीजेपी की राजनीति करना चाहते हो या बीजेपी में दलित राजनीति करना चाहते हो? तो कहा उन्होंने कि अगर दलितों में बीजेपी की राजनीति करना चाहते हो तो तुम्हारा सर्वाइवल है, और अगर बीजेपी में दलित राजनीति करना चाहते हो तो समस्या है।
तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि पार्टियों में आप रहे, कांग्रेस में तो फिर भी रहा कि आप अपना काम करिए, जो आपने शुरुआत में गिनवाया कि वो सब ये सब चीजें चेंज हुई नौकरियों में, या चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ या और सारी चीजें हुई, लेकिन बीजेपी में तो स्पेस ही नहीं है। बावजूद इसके चिराग पासवान हो या मायावती हो या और सारे जो उत्तर भारत के नेता हैं, वो बीजेपी के साथ इतना जुड़ के क्यों चलना चाहते हैं? व्यक्तिगत मुक्ति का सवाल है ये। मुझे राजा बना दो, मैंने पहले ही आपको समझा दिया, राजा कोई रहे वर्ण व्यवस्था लागू होना चाहिए। दलित एट्रोसिटीज पे नेता को कभी देखे कोई आंदोलन करते हुए, बोलते हुए देखे हैं किसी को? इनके व्यक्तिगत सर्वाइवल का सवाल है और हमारे लिए समाज का सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों का अंतर समझिए। हम लोग इस लड़ाई की कीमत चुका रहे हैं, किसी से मांगने जा रहे हैं, किसी से मांगा है कि बीसी बना दो। मैं कह रहा था कि ये जो राजनीति है, जो बीजेपी में जाकर मिल जाती है दलित राजनीति, तो वो राजनीति कहाँ जाएगी लेकर के? क्या दलित राजनीति इसको को कहीं से खड़ा बार्गेनिंग रख वो पाएगी? कहीं से लेके जाएगी ना, एक एक नेता बना के रखेगा, उसको गाड़ी देगा, बंगला देगा और समाज का हकमारी करेगा और उस समाज अपने जात में जाके, और इसका कारण सिर्फ नेता इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, समाज भी जिम्मेदार। जब आपको पता है कि बीजेपी में हमारी हकमारी होगी तो जात के नाम पर अपने बीजेपी के जात वाले नेता को क्यों वोट देते हो? मेरे लिए अगर मेरे राजनीतिक शत्रु के कैंप से मेरा भाई भी चुनाव लड़ेगा तो मैं उसको हराऊंगा, उसके खिलाफ कैंपेन करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि एमएलए एमपी भी बन जाएगा तो लेकिन समाज के लिए वो उसके समाज के अधिकारी की हत्या करवाएगा। समाज को भी समझना पड़ेगा ना। जी जी। एक और बात कहते हैं रतन भाई कि जब कोई चेहरा बड़ा चेहरा बन जाता है दलित के नाम पर, तो उसके साथ लड़ाई आसान हो जाती है समाज की। समझिए, अगर यादवों की बात की करें या पिछड़ों की बात करें, तो नीतीश कुमार ने उनके अपनी जात के लोगों को कुछ नहीं दिया उस तरीके से। यादव समाज की बात करें तो यादवों को बहुत कुछ नहीं दिया लालू प्रसाद यादव ने, लेकिन एक लगता है लोगों को कि ये हमारे समाज की लड़ाई लड़ेंगे। मायावती जी के साथ भी वो लगता है, या चिराग पासवान के साथ भी वो लगता है कि हमारे समाज की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वो समाज की लड़ाई लड़ते दिखाई नहीं कहीं पड़ते। जहां दलितों पे अत्याचार हो रहा हो या दलितों के साथ या किसी भी कमजोर व्यक्ति के साथ जब चीजें घट रही होती, दलित, मैं इसलिए मानता हूं कि दलित केवल जाति नहीं है, दलित वो तमाम लोग हैं जो कमजोर हैं, जिनके आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जो कमजोर हैं वो हैं, तो उनके साथ जाके कहाँ खड़े होते हैं? ये 84 एमपी एमएलए एक स्वर है, 84 एमपी एक बड़ा स्वर है। अगर 84 एमपी अगर खड़ा हो जाए कि मंदिरों में प्रवेश क्यों नहीं होगा दलित समाज का, वो पूरी का मंदिर हो या कोई और मंदिर हो, तो एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। या मंदिर की न भी बात करें तो ऐसे धर्म को हम मानने की बात, जो अंबेडकर साहब ने कहा था कि हम ऐसे धर्म को नहीं मानते हैं जो हमको स्वीकार नहीं करता है, तो वो आंदोलन क्या कभी चल पाएगा, आपको ऐसा लगता है, या खत्म? कहाँ आंदोलन, कौन सा आंदोलन? कोई आंदोलन दिख ही नहीं रहा है। समाज समाज जब 5-5 10-10 लाख इकट्ठा हर साल इकट्ठा हो, रामलीला ग्राउंड भरे, पटना में भरे, तो समाज ही का लोग तो खाली टिकट और अपने लाभ के लिए नेता बनने के लिए उत्सुकता होता था। कहाँ से आंदोलन, कौन सी सिक्योरिटी? जब जिस समाज का नेता ही डरपोक कायर हो, जिसको सड़क पे लोहिया कहते थे ना कि सड़कें अगर सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा, तो बाबा साहब वो खाली नारों में सब रखे हुए, बाबा साहब को मानता है, बाबा साहब की नहीं मानता। कोई भी आंदोलन कहीं कुछ नहीं है, और एक आंदोलन को बनने में 50-60 साल लगते हैं। मुझे लगता है कि अब क्या होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन पूरा दलित राजनीति एकदम दिशाहीन है, उसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, जी। कुछ अच्छा, भी। एक अगर आपको मैं एक एग्जांपल दो जी एग्जांपल देता हूँ। जी 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 एट्रोसिटीज एक्ट जब 2002 का आंदोलन हुआ था, वो नेता कहीं कोई दिखा था? उसको सर्व समाज का वोट चाहिए, तो दलितों पे अत्याचार कौन कर रहा है ये कौन बताएगा? दलितों की हकमारी कौन कर रहा है? पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल का आदमी आ रहा है हकमारी करने। दलितों के सर में पेशाब कौन कर रहा है? बलात्कार कौन कर रहा है? इन नेता सबको सर्व समाज का वोट चाहिए, हम सिर्फ दलित की बात कर रहे हैं। हमें उनको जागृत करना है, हमको ये बताना है, इन नेताओं के चक्कर में मत रहो। सामाजिक आंदोलन देखिए, दक्षिण में क्यों नहीं बीजेपी घुस पाता है? वहां सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन राजनीति से आगे है। इसलिए स्टालिन जो है, जो उसने वक्तव्य दिया था सनातन पर, बोल के और बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा है। यहाँ तो हमारा नेता सभी ब्रह्मा विष्णु गणेश करने लगता है, कर्मकांड करने नहीं, लगता है, खाली क्या खड़ा करेंगे? नहीं रतन भाई, खाली खड़ा नहीं है। एआईडीएम के जो है वो भी कहा कि हम एनडीए के साथ नहीं हैं।
हम अलग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी डर लगा कि हमारा कहीं वोट तो चला ना जाए बीजेपी के एकदम चक्कर में। एकदम जी, शुक्रिया। जी। तो एक और मैं सवाल करूं रतन भाई, ये जो प्रकाश अंबेडकर साहब हैं, अंबेडकर साहब के जो पौत्र हैं, इनकी राजनीति को आप कहाँ देखते हैं? नहीं, हम व्यक्तिगत इस पे टिप्पणी नहीं करेंगे, तो कहाँ करते हैं नहीं करते वो जाने। मैं तो समाज का देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र में जाएंगे तो 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बनाए हुए हैं। रिपब्लिकन पार्टी का क्या असर हुआ? व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी महत्वपूर्ण ज्यादा है कि देखिएगा हर जिला में एक नया पार्टी है। वाम से बनी थी, उसकी भी अपनी अपनी पार्टियां हो गई। तो इतना जो है ना विवेकहीन, दिशाहीन राजनीति किसी समाज का देखें। जी। सवर्ण समाज जानता है कि उसका हित प्रोटेक्टेड है बीजेपी के साथ, ठीक है जी। तो बीजेपी के साथ चुपचाप लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई रहे, यूनिवर्सिटी में बीसी हमारे लगना चाहिए, प्रोफेसर हमारे लगना चाहिए, ठेका मुझे मिलना चाहिए, वो उसमें बिजी है, पैसे कमा रहा है, प्रतिष्ठा कमा रहा है। और दलित समाज क्या कर रहा है आप खुद ही देख लीजिए। आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आपको ज्यादा बढ़िया पता होगा जी। थैंक यू धनंजय अठावले जी भाई। उसके हाँ, अठावले जी उसके बड़े उदाहरण हैं। फिर वही अठावले कह जी रहा हूँ को ना, देख लीजिए व्यक्तिगत और आपको समझ में आ जाएगा महाराष्ट्र की दलित राजनीति कहाँ जा रही है। तो अब व्यक्तिगत कितना लड़ेगा, सोचता है कम से कम एक समय में थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चले जाए, एसी में रह लें, बंगला में रह लें, थोड़ा बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ लें। तो ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, इसके साथ भी लोग जीते हैं। नहीं तो फिर एक सवाल तो बनता है ना रतन भाई कि ये जो है दलित समाज अपने नेताओं के साथ खड़ा नहीं हो पाता है, या नेता दलित समाज के साथ खड़े नहीं हो पाते हैं, दोनों अच्छा एक स्थिति बात में। बताइए, वो मैं समझ तीसरी स्थिति कैसे बनेगी जब दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हो नहीं जाए? नहीं नहीं नहीं, दलित समाज जो मिडिल क्लास है, बड़े बड़े क्रांति का दावा करता है, कोई संस्थान खड़ा किया है, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ पढ़ाया है? सरकारी नौकरी और राजनीति के अलावा कुछ है? कुछ नहीं है। नेता संस्थाओं से पैदा होते हैं। बीजेपी का नेता इलेक्शन में नहीं पैदा होता है, वो सरस्वती शिशु मंदिर में पैदा होता है। वहां से उनकी सैकड़ों संस्थाएं काम करती हैं जो बचपन से तैयार करती हैं। यहाँ दलित समाज कह रहा है कि मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही ईश्वर का अवतार हूं, मैं स्वयं भी हूं। उसके आसपास नेताओं की फौज देखते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 8 बड़े नेता को उतार दिए कि सीएम का मेरे पास इतने ऑप्शन है, बोलो किसको बनाना है। ये सीखता नहीं है। कांशीराम जी से आरएसएस बीजेपी सीख लिया, और ये दलित वाला लोग नहीं सीखता है कैसे राजनीति करना है, क्योंकि व्यक्ति केंद्रित है कि मैं ही स्वयं हूं, मैं ही तुम्हारा उत्थान करूंगा। तो उस चक्कर में समाज कहां जा रहा है ना, धीरे धीरे अरब सागर में पहुंच जाएगा। तो ये तो ये जो ये जी जी, दो महत्वपूर्ण प्रदेश अगर देखें, उत्तर प्रदेश और बिहार, दोनों जगह अब अभी भी मायावती जी के पास वोट बैंक है। राजस्थान में भी 3% के आसपास वोट मिला, यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी 5% के आसपास वोट मिला। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है उनकी, किसके साथ खड़े हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बोलते नहीं, रहे वो मायावती। जिसको सबको समझ में आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, लेकिन एक जो है कांसेराम कहते थे कि एक सांप नाथ है, एक नागनाथ है, वो लाइन तो यही दोहराती रहती है, तो जाना ये किसके साथ? सब ये सब नारा जो है ना, ये सब जो है ना, ये आरएसएस का ही बनाया हुआ है। हम्म। मैं तो ये समझता हूँ, मेरी समझ है व्यक्तिगत। नहीं, लेकिन सांपनाथ कांसेराम है भी बोला करते थे, डायलॉग। कांसेराम भी बोला नहीं नहीं, करते थे। एक्चुअली उसको समाज कुछ ज्यादा स्ट्रेच कर दिया ना, तो बीजेपी दलित समाज और नेता बीजेपी ज्यादा हमला कर रहा है, कांग्रेस में ज्यादा हमला कर रहा है, ये बताइए। बिल्कुल सांप सही और है। नाग में अंतर होता है ना। सांप तो बिल्कुल धामिन सांप भी होता है, जो काटता है उसका जहर नहीं लगता है, खाली नहीं फू लगता। फू करते रहता है। हाँ, और सकरा नाग तो साहब को। डसता है, तो नाग डसता है ना, तो सीधे परलोक पहुंचा देता है। तो दलित समाज अभी के एजेंडे पर सांप है कि नाग है, ये पहले तय कर लीजिए, उसी से पूरी दिशा तय हो जाएगी। नहीं तो आप जो रतन भाई कह रहे हैं, तो बिहार के दलित समाज, दलित नेता ने तो तय कर लिया। चिराग पासवान एक समाज के नेता हैं, फिर मांझी जी एक समाज के नेता हैं, दोनों ने तो छोड़िए तय कर लिया इस कि सब पे हमको बात बीजेपी के करना, साथ चलना है। धनंजय जी, इस सब पे बात करना समय की बर्बादी। इस सब पे, इन नेताओं पे मैं बात भी नहीं करना चाहता। तो नहीं, ठीक। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन लेकर के ये जो लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में जो संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान है, उसको उसमें तो जीत करके यही आते हैं, तो कैसे ना तो बात ठीक है, करें फिर? जितने दीजिए, जितने जितने समाज जितवाता है। बीजेपी के पास बल्क वोट है, अपर कास्ट का वोट है, बनिया का वोट है, वो तो कहीं जाना नहीं है।
बोला माजी जी थोड़ा सा 4 आना तुम भी ले आओ अपने तरफ से। माजी जी से एक मंच पे पूछे थे, उनके बेटा मंत्री जी भी थे, मेरा हक को ये खा गया, मेरा हक वो खा गया। मैंने पूछा कि आप सीएम थे और आप मंत्री है, सिर्फ मुसहर समाज के लिए गया में इंग्लिश मीडियम स्कूल को क्यों नहीं खोलते 100 बच्चों के लिए? और एक बच्चा लाइए, मैं उसको लंदन पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लाइए ना काबिल बच्चा। तो खाली समाज के नाम पर बार्गेनिंग करना, यही नेताओं का धंधा रह गया है, इसलिए उस पर बात करना भी मैं अपने समय की बर्बादी समझता हूँ। तो ये बतलाइए कि फिर दलित समाज की राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी, क्या रास्ता अभी है? मुझे पता नहीं ना, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं हूँ, मैं इतिहास का छात्र हूँ, एक्टिविस्ट हूँ। समाज को बोल रहा हूँ तुम जगो, देखो, लीडरशिप तैयार करो। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी चलाता तो आप कहते, मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूँ। तो किस नहीं, दिशा में जब मैं समीक्षा करूं? आप इतिहास पढ़ाते हैं, इतिहास के प्रोफेसर और विद्यार्थी दोनों हैं, तो इतिहास में तो हर चीज की ये दवाई है रखी हुई, हर चीज लिखा का तो रास्ता समझा तो इतिहास में दिया, है। समझा तो दिया कि बाबा साहब पहले पढ़ लो। ज्ञापन देते थे, डायलॉग करते थे रूलिंग क्लास से, वायसराय से डायलॉग करते थे, नेहरू से डायलॉग करते थे, लिखते थे, ज्ञापन जाकर देते थे। यहाँ कोई ज्ञापन, डायलॉग, मेमोरेंडम, डेलीगेशन कुछ दिखता है? मैंने शुरू में ही कह दिया कि अनरियलिस्टिक ड्रीम लिया हुआ है कि पूरा 100% लेंगे और नहीं तो सब कुछ खो देंगे, उसके बाद लात खाएंगे, बस। ठीक है, थैंक यू धनंजय बहुत जी। बढ़िया रतन भाई, आप आए, आपने बात की, एक प्रकाश तो डाला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि इसमें हताशा ज्यादा दिखाई पड़े, लेकिन हताश होने की बात नहीं है। हताशा नहीं है, देखिए ईमानदार समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, सारे बिल्कुल सही। हताशा लेकिन नहीं है जी, कुछ रास्ता तो होगा ना, धनंजय कुछ जी, रास्ता तो नहीं निकलेगा। निकलेगा, देखते हैं कब निकलेगा, क्योंकि समाज को जी, जगाने में तो हजारों साल से लोग लड़ रहा है। बिल्कुल सही है। हताशा नहीं है। अब मुझे ना वोट लेना है ना चंदा लेना है। जब वोट लेने आऊंगा, चंदा लेने आऊंगा तो उस समय अलग बात करूंगा, ऐसी बात सही करूंगा। है। तो हम ठीक है, हम अपेक्षा करेंगे कि जल्दी आप चंदा लेने और वोट लेने आइए, ताकि कुछ कोई नहीं, रास्ता दिखे लोगों को। तो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रतन भाई, आप आए। थैंक यू। और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं निवेदन करूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और आपको अच्छा लगता है तो इसे जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।